हेलो एवरीवन, स्टेट पीस के सब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर हम क्रॉनिकल पतली वाली जो मैगजीन आती है मंथली, उससे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे जून मंथ का करंट है, जून मंथ की ये मैगजीन है। करंट आपका अप्रैल का यहाँ पे मिलेगा। इसकी विशेषता ये है कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मैगजीन है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड में सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दिए हुए हैं, और राइट साइड में आपको मिसलिनियस में जो पेपर अभी हुआ नहीं होने वाला है, यानी कि आर ओ के लिए मॉडल पेपर है, पत्र पत्रिकाओं का सार संक्षेप है, और बिहार कृषि सेवा परीक्षा जो हुई थी उसका व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है। बिहार टीचर परीक्षा के यहाँ पे परीक्षा प्रश्नोत्तर सार दिया हुआ है। बाकी और सब यहाँ पे कई टॉपिक हैं दिए हुए हैं। तो ये इस मैगजीन की विशेषता है। इसके पहले हमने जो है राज्य समाचार, राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, और आज 4 टॉपिक ये सॉल्व कर लिए हैं। इसका हमने व्याख्यात्मक तो सॉल्व भी किया है, हमने वन लाइनर भी सॉल्व कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने वन लाइनर वीडियो नहीं देखा है तो इनके प्रश्न के भी हमने वन लाइनर वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हुए हैं या जितने भी घटनाएं हुई हैं उनको यहाँ पे हम व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना करंट अफेयर क्लास। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वह है कि वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, याद रखिएगा इसरो के जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वह एस सोमनाथ हैं, ने हाल ही में यह घोषणा की है कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है। इसरो अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा हाल ही में आयोजित 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की वार्षिक बैठक में की गई। कौन से नंबर की है मलबा समन्वय समिति थी? तो 42वें नंबर की थी। उन्होंने भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए इसरो की स्पष्ट रणनीति और सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का उद्देश्य स्वच्छ अंतरिक्ष वातावरण प्राप्त करने की दिशा में चर्चा और कार्रवाई को बढ़ावा देना है। अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी मंच है जो अंतरिक्ष में मानव निर्मित और प्राकृतिक मलबे से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है। IADC यानी कि अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की स्थापना 25 अक्टूबर 1993 में हुआ था। कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1993। इंपॉर्टेंट है। को पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में स्थित मलबे से निपटने के प्रयासों के समन्वय के लिए की गई थी। अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति अंतरिक्ष मलबे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तकनीकी प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज है वह है कि नाइजीरिया मेन 5CB वैक्सीन बनाने वाला पहला देश। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नई मेन 5CB वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इंपॉर्टेंट है। यह वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित है और एक ही शॉट में मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 उपभेद से सुरक्षा प्रदान करती है। वैक्सीन को ग्लोबल वैक्सीन अलायंस गावी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में होने वाले खतरनाक सूजन है। यह वायरस, बैक्टीरिया, कवक या परजीवी के कारण हो सकता है, जिसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे गंभीर होता है। WHO ने 2030 तक मेनिंजाइटिस को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नाइजीरिया अफ्रीका में इस घातक बीमारी के हॉटस्पॉट में से एक है। अवगत करा दें कि पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो यह है अबूजा। और अफ्रीका महाद्वीप में जो नाइजीरिया की स्थिति है यह पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया स्थित है, इसकी राजधानी अबूजा है। और यह किस बीमारी के लिए हॉटस्पॉट है? तो यह जो है मेनिंजाइटिस के लिए हॉटस्पॉट है।
अब यहाँ पे गावी के बारे में दिया हुआ है, यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशंस की स्थापना 2000 में की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, ये संस्था इम्पॉर्टेंट है। यह एक वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है। इसकी स्थापना का उद्देश्य विश्व के सबसे गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए एक और सीमित पहुंच वाले टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। इग्ला-एस एयर डिफेंस सिस्टम। इग्ला-एस एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना को 24 इग्ला-एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ है। यह रूस द्वारा विकसित अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। तो किसके द्वारा ये विकसित है? इग्ला-एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, तो यह रूस द्वारा विकसित है। इसे पश्चिम में SA-24 ग्रिंच के नाम से जाना जाता था। यह दागों और भूल जाओ, उच्च उत्तरजीविता और युद्ध कार्य की गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करती है। भारतीय सेना ने इग्ला-एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि मैन पार्ट्स के अधिग्रहण के साथ अपनी अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया है। यह क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे हवाई जहाज़ों की पहचान कर उन्हें निशाना बना सकता है। इग्ला-एस प्रणाली में 9M342 मिसाइल, 9P522 लॉन्चिंग मैकेनिज्म, 9V8662 मोबाइल टेस्ट स्टेशन और 9F7192 टेस्ट सेट शामिल हैं। नवंबर 2023 में भारत द्वारा रूस के साथ इससे संबंधित अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट जो न्यूज है करंट की, वह है कि AICTE और C-CAM के मध्य समझौता। अब ये किसके लिए समझौता हुआ है, आगे पढ़ते हैं। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE ने 10 अप्रैल 2024 को सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। समझौते में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस अवसर पर AICTE यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंटर इंस्टीट्यूशनल बायोमेडिकल इनोवेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया। IBIP का उद्देश्य चिकित्सा और इंजीनियरिंग संस्थानों के बीच अंतः विषयी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचारों को उत्प्रेरित करना है। IBIP का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटर इंस्टीट्यूशनल बायोमेडिकल इनोवेशन प्रोग्राम। IBIP कार्यक्रम सभी के लिए सुलभ, किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने तथा स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बनाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और C-CAM का एक सामूहिक प्रयास है। IBIP के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उन्नत चुनौतियों का समाधान करने के लिए कम से कम 10 नवाचारों इनोवेशंस को विकसित करने के लिए 10 लाख रुपए की अनुदान सहायता भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट जो करंट न्यूज है क्या है? तो यह है कि पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट। पुणे का कमांड हॉस्पिटल दक्षिण कमांड सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। हॉस्पिटल के कान, नाक और गला विभाग के डॉक्टरों द्वारा गंभीर जन्मजात श्रवण समस्याओं यानी कि जिसको सुनने में समस्या होती है और वो जन्मजात यानी कि जन्म से ही होती है, ऐसे 7 वर्षीय बच्चे और एक तरफा बहरेपन से पीड़ित एक वयस्क का प्रत्यारोपण किया गया। यह प्रत्यारोपण विभागाध्यक्ष कर्नल डॉक्टर नीतू सिंह के मार्गदर्शन में न्यूरोलॉजिस्ट और इम्प्लांट सर्जन लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर राहुल कुरकुरे द्वारा किया गया। पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट सिस्टम एक प्रत्यारोपण योग्य चिकित्सा उपकरण है जिसे श्रवण हानि वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें विद्युत घटकों की एक श्रृंखला होती है जो रोगी के कान की हड्डियों, मध्य कान की छोटी हड्डियों से जुड़ती है। कमांड अस्पताल यानी कि दक्षिणी कमान के ENT विभाग को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के एक प्रमुख न्यूरोटोलॉजी केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट जो करंट
न्यूज में है यह है कि स्वदेशी MPATGM सफल परीक्षण। तो यह MPATGM जो है यह क्या है, तो यह है कि राजस्थान के पोखरण में फायरिंग रेंज में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का फुल फॉर्म है। तो 13 अप्रैल 2024 को भारतीय थल सेना ने राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फील्ड परीक्षण किया। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली को स्वदेशी रूप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिसाइल प्रणाली में मैन पोर्टेबल लॉन्चर टारगेट एक्विजिशन सिस्टम और फायर कंट्रोल यूनिट शामिल हैं। स्वदेशी रूप से विकसित यह हथियार प्रणाली तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। DRDO द्वारा इसका विकास भारतीय कंपनी VEM टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी में किया गया है। इस उच्च विस्फोटक एंटी टैंक वॉरहेड के साथ लगाया गया है। इसे उच्च विस्फोटक एंटी टैंक वॉरहेड के साथ लगाया गया है। इस मिसाइल की लंबाई लगभग 1300 मिलीमीटर है और वजन कम रखने के लिए एल्यूमीनियम और कार्बन फाइबर लॉन्च ट्यूब के साथ लगभग 120 मिलीमीटर का व्यास रखा गया है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि IIT जोधपुर ने विकसित किया नैनो सेंसर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT जोधपुर ने शोधकर्ताओं ने एक नैनो सेंसर विकसित करने में कामयाबी हासिल की है। यह नैनो सेंसर हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के एक समूह साइटोकाइंस का शीघ्र ही पता लगा सकेगा। तो ये कोशिकाओं को निर्मित जो करती है प्रोटीन, उसका एक समूह है साइटोकाइंस, उसका पता लगाएगा ये नैनो सेंसर। और जिसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो IIT जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, साइटोकाइंस एक प्रकार का बायोमार्कर है जिसका उपयोग बीमारियों के निदान और उनकी प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है। साइटोकाइंस ऊतक क्षति की मरम्मत, कैंसर के विकास का पता लगाने और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह तकनीकी सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी पर आधारित है और सरफेस एनहांस्ड रमन स्कैटरिंग नामक सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है करंट का वह है कि 100 5G प्रयोगशालाओं हेतु प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल। 5 अप्रैल 2024 को दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में IIT मद्रास में एक कार्यशाला के दौरान 100 5G प्रयोगशालाओं के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल यानी कि एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य इन संस्थानों के लिए प्रायोगिक लाइसेंस आवश्यकताओं को सरल बनाना, सुचारू संचालन की सुविधा प्रदान करना और 5G क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों और स्टार्टअप समुदायों के बीच 5G प्रौद्योगिकियों में दक्षता और जुड़ाव पैदा करना है। ये प्रयोगशालाएं विभिन्न प्रयोगों और परीक्षण उपयोग के मामलों के लिए 5G फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करेंगी। दूरसंचार सेवा प्रदाता और हस्तक्षेप मुक्त संचालन सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार विभाग से प्रायोगिक श्रेणी का लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। अब नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। 3 अप्रैल 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने रणनीतिक बल कमान के सहयोग के माध्यम से APJ अब्दुल कलाम द्वीप यानी कि उड़ीसा जो कि उड़ीसा में स्थित है से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। अग्नि प्राइम दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली के साथ 2 चरणों वाली कनस्त्रीकृत ठोस प्रणोदक मिसाइल है। यह अग्नि श्रृंखला की आधुनिक घातक सटीक और मीडियम रेंज की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता जो है वह 1000 से 2000 किलोमीटर के मध्य है। इस मिसाइल को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP के तहत विकसित किया गया है। अग्नि प्राइम अग्नि श्रृंखला की छठी मिसाइल है। अग्नि प्राइम जो है अग्नि श्रृंखला की छठी मिसाइल है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है वह है कि भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी का शुभारंभ। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया।
इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के समन्वय से विकसित किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित या CAR-T सेल थेरेपी मेक इन इंडिया पहल का एक उदाहरण है। CAR-T सेल थेरेपी का अर्थ काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है। यह एक प्रकार की कैंसर इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता बढ़ाने के लिए रोगी को स्वयं की टी कोशिका का उपयोग करती है, जिन्हें प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। अगला करंट टॉपिक जो न्यूज में है यह है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का TSAT-1A उपग्रह। अब इसके बारे में क्या है देखते हैं। तो यह है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अपने सब मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह TSAT-1A की अंतरिक्ष में सफल तैनाती की घोषणा की है। इस उपग्रह को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा बैंड वैगन फर्स्ट मिशन के हिस्से के रूप में 7 अप्रैल 2024 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा TSAT-1A सैटेलाइट का निर्माण लैटिन अमेरिकी कंपनी सैटेलाइट इंक के सहयोग से किया गया है। कर्नाटक में TASL के बेमागल सुविधा केंद्र में स्थित असेंबली इंटीग्रेशन और टेस्टिंग प्लांट में असेंबल किया गया यह उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह उपग्रह उच्च रिजोल्यूशन वाली ऑप्टिकल उपग्रह तस्वीरें प्रदान करने में सक्षम है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टाटा सन्स की सहायक कंपनी है तथा यह भारत के एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है वह है कि बिचेस बूम रोग क्या है तो देखते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले एक नए रोग बिचेस बूम की पहचान की है, जिसे अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यह रोग कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा एस्टेरिस नामक रोगजनक से संबंधित है। पौधे में नई बीमारियों की पहचान करने वाली संस्था अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी USA द्वारा इस नई बीमारी से संबंधित वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका प्लांट डिजीज में प्रकाशित किया गया है। इस बीमारी को शीघ्र पहचान से योजनाबद्ध प्रजनन कार्यक्रम विकसित करने में मदद मिलेगी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज ने बताया कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इस बीमारी की खोज करने वाले विश्व के पहले वैज्ञानिक हैं। कौन सी बीमारी तो बिचेस ब्रूम रोग जो है किससे संबंधित है तो मटर से संबंधित है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर। अप्रैल 2024 में भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर की डिलीवरी प्राप्त की है। यह क्रैश फायर टेंडर नोएडा स्थित एक MSME फर्म द्वारा 291 करोड़ रुपए की लागत के साथ निर्मित किया गया है। भारतीय वायुसेना ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 14 महीने के अंदर CFT की डिलीवरी प्राप्त की है। यह विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में भारतीय वायुसेना की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि औसत वैश्विक जीवन प्रत्याशा में 6.2 वर्ष की वृद्धि हुई है। तो 4 अप्रैल 2024 को द लेसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 1990 और 2021 के बीच औसत वैश्विक जीवन प्रत्याशा में 6.2 वर्ष से अधिक की वृद्धि देखी गई है। यह प्रगति विश्व भर में आंत्र संक्रमण, श्वसन संक्रमण, इस्कीमिक हृदय रोग और स्ट्रोक से होने वाली मृत्युओं में कमी के कारण हुई है। आंत्र संबंधी रोगों में भोजन और जलजनित रोग शामिल हैं, जो बैक्टीरिया, परजीवी और वायरल बीमारियां हैं। इन रोगों की श्रेणी में टाइफाइड और डायरिया भी शामिल हैं। अध्ययन के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत में जीवन प्रत्याशा 8 वर्ष तक बढ़ गई है।
दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भूटान में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक 13.6 वर्ष वृद्धि देखी गई, जिसके बाद बांग्लादेश में 13.3 वर्ष, नेपाल में 10.4 वर्ष, भारत में 8 वर्ष और पाकिस्तान में 2.5 वर्ष का स्थान है। दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, ओशिनिया में कुल मिलाकर जीवन प्रत्याशा 8.3 वर्ष बढ़ी, जो विश्व में सर्वाधिक है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि CSL यानी कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एवं US नेवी मध्य मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट। अब कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में अमेरिकी नौसेना के साथ एक मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे कोचीन शिपयार्ड में मिलिट्री शिप लिफ्ट कमांड के तहत अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों की मरम्मत की सुविधा मिलेगी। मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट एक गैर वित्तीय समझौता है तथा यह 5 अप्रैल 2024 से प्रभावी हुआ। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो और मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बाद अमेरिका के साथ यह समझौता करने वाला तीसरा भारतीय शिपयार्ड बन गया है। कोचीन शिपयार्ड की स्थापना वर्ष जो है यह है 1972 भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में की गई थी। 1972 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत में सबसे बड़ी जहाज निर्माण और रखरखाव सुविधा है। यह भारत के केरल राज्य के बंदरगाह शहर कोच्चि में समुद्री संबंधित सुविधाओं की एक श्रृंखला का हिस्सा है। दक्षिण कोरिया द्वारा जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण। तो दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय द्वारा 8 अप्रैल 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार देश का दूसरा घरेलू स्तर पर निर्मित जासूसी उपग्रह निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इसे फ्लोरिडा में जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। स्पेस एक्स के साथ समझौते के हिस्से के रूप में दक्षिण कोरिया का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 5 जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित करना है। पहला जो प्रक्षेपण हुआ था वह 1 दिसंबर 2023 को कैलिफोर्निया के कैडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से हुआ था। ध्यातव्य है कि उत्तर कोरिया द्वारा नवंबर 2023 में अपने पहले जासूसी उपग्रह मलीगियोंग को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि कारवार नौसेना बेस में नए पियर का उद्घाटन। नौ अप्रैल 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने नौसेना बेस कारवार में अब तटीय गश्ती पोत के लिए 350 मीटर लंबे पियर और एक आवासीय व्यवस्था का उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि पियर जहाज़ों के लैंडिंग हेतु उपयोग किए जाने वाला एक प्लेटफॉर्म होता है। नौसेना प्रमुख द्वारा यह उद्घाटन प्रोजेक्ट सी बर्ड चरण सेकंड के हिस्से के रूप में किया गया है। यह पियर अब तटीय गश्ती जहाज़ों, बड़े सर्वेक्षण जहाज़ों और माइन काउंटर मेजर जहाज़ों को रखने में सक्षम है। यह जहाज़ों को बिजली, पीने योग्य पानी, एयर कंडीशनिंग के लिए ठंडा पानी, 30 टन मोबाइल क्रेन आदि जैसी विभिन्न तट आधारित सेवाएं भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि गोपी थोटापुरा बनेंगे पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक। तो ब्लू ओरिजिन के आगामी NS-25 मिशन यानी कि न्यू शेपर्ड मिशन के तहत भारतीय पायलट गोपी थोटापुरा को अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले 6 क्रू सदस्यों में शामिल किया गया है। इस मिशन के प्रक्षेपण तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है। यदि यह मिशन सफल रहा तो थोटापुरा अंतरिक्ष में टूरिस्ट के रूप में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बन जाएंगे। साथ ही वे अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय भी होंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा थे, जिन्होंने 1984 में सोवियत अंतरिक्षयान सोयूज T-11 पर सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक 31 मनुष्यों को कर्मन रेखा के ऊपर भेजा जा चुका है। अब ये कर्मन रेखा क्या है? तो कर्मन रेखा समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक काल्पनिक सीमा रेखा है जो पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष को अलग करती है। तो ये वास्तविक रेखा नहीं है, ये काल्पनिक एक रेखा है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष को एक दूसरे से अलग करती है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि रॉकेट इंजनों के लिए हल्के कार्बन नोजल का विकास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 15 अप्रैल 2024 को बताया कि उसने रॉकेट इंजनों के लिए हल्के कार्बन नोजल को सफलतापूर्वक विकसित किया है, जो रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में एक बड़ी उपलब्धि है।
इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा किए गए इस नवाचार से रॉकेट इंजन के महत्वपूर्ण मापदंडों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नोजल की मुख्य विशेषता इसकी सिलिकॉन कार्बाइड की एंटी ऑक्सीकरण कोटिंग है, जो ऑक्सीकरण वाले वातावरण में इसकी परिचालन सीमा को बढ़ाती है। यह कोटिंग थर्मल प्रेरित तनाव को कम करती है और संक्षारण प्रतिरोध को बढ़ाती है, जिससे शत्रुतापूर्ण वातावरण में विस्तारित परिचालन तापमान सीमा की अनुमति मिलती है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि स्वदेशी रूप से विकसित एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल 19 अप्रैल 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को की एरोनॉटिकल विकास एजेंसी ADA ने लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लीडिंग एज एक्ट्यूएटर्स और एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल का पहला बैच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंप दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को सौंप दिया। यह वैमानिकी प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ में मौजूदा 83 LCA तेजस Mk1A ऑर्डर के लिए इन इकाइयों के उत्पादन की तैयारी पहले ही कर ली है। इन महत्वपूर्ण घटकों का उत्पादन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ के सहायक उपकरण प्रभाग में किया जा रहा है। भारत में हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के उत्पादन की देखरेख के लिए 1984 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA की स्थापना हुई थी। 1984 में की स्थापना की गई थी। ADA भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है। ADA का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि एथिलीन ऑक्साइड के कारण भारतीय मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध। हाल ही में हांगकांग ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट और MDH के 4 मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत के कुछ मसाला उत्पादों पर इसी प्रकार के प्रतिबंध सिंगापुर फूड एजेंसी द्वारा भी हाल ही में लगाए गए। एथिलीन ऑक्साइड एक मानव निर्मित रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने के लिए किया जाता है। कमरे के तापमान पर यह एक मीठी गंध वाली ज्वलनशील रंगहीन गैस है। यह जल में आसानी से घुल जाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से एंटीफ्रीज सहित अन्य रसायनों के उत्पादन के लिए किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड का काफ़ी अल्प मात्रा में उपयोग कीटनाशक और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। मुख्य रूप से मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अवसाद तथा आँखों एवं श्लेष्म झिल्ली को प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है वह है कि लंबी दूरी के सबसोनिक स्वदेशी रूप से विकसित क्रूज मिसाइल 18 अप्रैल 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से लंबी दूरी की सबसोनिक स्वदेशी रूप से विकसित क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। यद्यपि मिसाइल के विवरण या विशिष्टताओं का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन यह मिसाइल काफ़ी हद तक निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल के समान दिखती है। मिसाइल ने वे पॉइंट नेविगेशन का उपयोग करके वांछित पथ का अनुसरण किया और बहुत कम ऊंचाई वाली समुद्री स्कीमिंग उड़ान का प्रदर्शन किया। मिसाइल के उड़ान की निगरानी भारतीय वायुसेना के Su-30 Mk1 विमान से की गई। समुद्री स्कीमिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग कई एंटीशिप मिसाइलें और कुछ लड़ाकू या स्ट्राइक विमान रडार इंफ्रारेड डिटेक्शन से बचने के लिए करते हैं। वे पॉइंट एक संदर्भ बिंदु होता है जो हमें यह जानने में मदद करता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। लोकेशन है एक तरीके से। तो ये रहा करंट अफेयर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित। जितने भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। गर्मी बहुत पड़ रही है, आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। और पानी के साथ ही जो द्रव पदार्थ है जैसे जूस वगैरह हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करिए। तले भुने चीज़ों को खाने से बचिए, धूप में निकलने से बचिए। तो और बाकी पढ़ते रहिए, क्योंकि इलेक्शन अपने लास्ट मोड पे पहुंच चुका है। 4 जून को उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो उसके बाद पेपर
होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।